हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था खनिज और सेले। दोस्तों, फर्स्ट जो लेक्चर था इसमें अपन ने पढ़ा था खनिजों का वर्गीकरण, उनकी परिभाषाएं और खनिजों की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जो भौतिक विशेषताएं होती है, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे खनिजों के प्रमुख रूपों के बारे में। और खनिजों के प्रमुख रूपों में सबसे पहले देखो शुरू करते हैं अपन। खनिजों का जो अध्ययन होता है वो पेट्रोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत होता है। दोस्तों, खनिज जो एक पेट्रोलॉजी शास्त्र होता है वो खनिजों के वर्गीकरण, सेलों का वर्गीकरण, उनकी संरचना, उनका संगठन, उनकी आयु आदि से संबंधित अध्ययन करता है। आगे चलते हैं। भूप्रपटी सेलों से मिलकर बनी है। जो भूप्रपटी है, जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, क्रस्ट है, वो किससे मिलकर बना है? सेलों से मिलकर बना है। और दोस्तों, ये जो सेलें हैं ये खनिजों से मिलकर बनी हैं। और खनिज जो होते हैं वो दो या दो से अधिक अणुओं से या क्रिस्टल से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों, भूप्रपटी किससे मिलकर बनी है? खनिजों से मिलकर बनी है। अब दोस्तों, अगर खनिज जो है वो कैसे होते हैं? कठोर और नरम हो सकते हैं। तो उन खनिजों से बनने वाली जो चट्टानें हैं वो भी कठोर और नरम हो सकती है स्वभाव में। तो ये चट्टानें जो होती है, जो सेलें होती है, ये कठोर भी होती है और नरम भी होती है। कठोर चट्टान का अगर उदाहरण देखिए तो ग्रेनाइट सबसे अच्छा उदाहरण है अपने सामने। और अगर नरम चट्टान का या नरम सेल का उदाहरण देखें तो सेलखड़ी एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे देखते हैं, सेलों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेलों का अध्ययन क्यों किया जाता है? दोस्तों, अगर अपन मृदा के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि मृदा की गुणवत्ता, उसमें मृदा का संगठन, यानी कि सोइल के बारे में अगर अपन जानना चाहते हैं, मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें सेलों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। क्योंकि जो मिट्टी बनती है, जो सोइल बनती है, उनका पेरेंट कौन होता है, यानी कि वो किससे बनती है? वो चट्टानों से ही बनती है। यानी कि चट्टान मूल पदार्थ होते हैं। चट्टानों के अपघटन से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। तो अगर मिट्टी के बारे में जानना है तो स्वाभाविक हमें किसके बारे में जानना होगा? चट्टानों के बारे में, सेलों के बारे में जानना होगा। दूसरा, हम देखें कि पृथ्वी के बाहर जो भी आकृतियां बनी हुई है, यानी कि जो भी भू आकृतियां बनी हुई है, अगर उन्हें हमें समझना है, उन्हें हमें जानना है, तो हमें चट्टानों का अध्ययन यानी कि सेलों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि सेलों का अध्ययन क्यों किया जाना आवश्यक है। फिर आगे चलते हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर सेलों का विभाजन। निर्माण पद्धति के आधार पर जो चट्टानें हैं, सेलें हैं, इनको तीन भागों में डाइवर्ट किया गया। तीन भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तीन भागों में बांटा गया है, इग्नियस, सेडामेंट्री और मेटामॉर्फिक। इस प्रकार से तीन चट्टानों में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। दोस्तों, आग्नेय चट्टान जो होती है, देखिए इग्नियस शब्द, जो इग्नियस आग्नेय चट्टान है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इग्नियस। और इग्नियस जो शब्द है वो लेटिन भाषा के इग्निस से बना है। किससे बना है? इग्निस से, यानी कि लेटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। और इग्निस शब्द का अर्थ होता है अग्नि, आग, फायर। अच्छा दोस्तों, ये क्यों, इस चट्टान को ऐसा नाम क्यों दिया गया? अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? आपकी भूप्रपटी है। क्या है ये? भूप्रपटी, भूप्रपटी है। और इसके नीचे क्या है? आपका मेटल है। और इस मेटल का ऊपरी भाग क्या है? दुर्बल मंडल है ना? दुर्बल मंडल है। और ये दुर्बल मंडल जो होता है, यहाँ पे क्या है? मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ लावा है। तो ये जो पिघला हुआ लावा है ये क्या करता है? ऊपर की ओर ऊपरगामी गति करता है। गर्म है ना, इसलिए बाहर आने की कोशिश करता है। जहाँ पे हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं। ये लो, आप यहाँ पे रहते हो। ये कौन हो? ये आप हो। ये लो, ये धरातल पर आप रह रहे हो। यहीं पर आप खेलते हो, कूदते हो, खाते हो, पीते हो और सोते हो, और इसके अलावा पढ़ते भी हो। तो यहाँ पर आप लोग रहते हैं। और नीचे मोल्टन मैग्मा पाया जाता है, लावा पाया जाता है, जो द्रव्य अवस्था में है। और ये हमेशा क्या होता है? ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। तो जब दोस्तों ये जो मोल्टन है, ये जो मैग्मा है, ये ऊपर की ओर आता है तो कभी कभार तो यही जम जाता है, क्योंकि ऊपर वाली कठोर परत को ये नहीं तोड़ पाता। कभी कभार क्या होता है? ये धरातल के बिल्कुल पास में आके ठंडा हो जाता है। और कभी कभार ये धरातल को तोड़कर बाहर की ओर निकल जाता है। तो उससे जो चट्टान बनती है वही दोस्तों क्या चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। यानी कि मैग्मा के द्वारा जो चट्टान बनती है, लावा के द्वारा जो चट्टान बनती है, उस चट्टान को हम इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब ये दोस्तों आग्नेय चट्टान जो होती है वो प्रारंभिक चट्टान होती है, प्राथमिक चट्टान होती है।
इसी चट्टान के आगे दूसरे रूप चेंज होते हैं, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक जिसे अपन कहते हैं, अवसादी या फिर कायांतरित, इसी चट्टान के दूसरे रूप है। तो पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय। और किससे बनी है दोस्तों? ये लावा से बनी है। किससे बनी है? लावा से। अब लावा कैसा होता है? जलता हुआ गर्म मैग्मा होता है, और इसलिए वो एक अग्नि के समान, आग के समान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इग्निस कहते हैं। इग्निस यानी कि लैटिन भाषा का जो इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस से बना। इग्निस का मतलब होता है अग्नि। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, अपन ने देखा कि ये जो लावा है कभी कभार यहाँ ठंडा हो रहा है, कभी कभार यहाँ ठंडा हो रहा है, और कभी कभार धरातल पर भी पहुँच रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे धरातल पे क्या है? टेम्परेचर इसकी तुलना में यहाँ पे ठंडा है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक ठंडा है, फिर यहाँ पे अधिक गर्म, फिर जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? गर्म होगा। तो यानी कि धरातल सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम है। तो जब लावा बाहर की ओर आता है, धरातल के ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो ये टेम्परेचर अचानक कम होने की वजह से तीव्रता से ठंडा हो जाता है और जम जाता है। और जब ये जल्दी से ठंडा होता है, यानी कि इसके तापमान में तेजी से जब गिरावट आती है, तो इस चट्टान के जो कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? महीन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। यानी कि ये जो लावा है अगर तीव्रता से ठंडा हो रहा है तो इससे जो चट्टान बनेगी, उस चट्टान के क्रिस्टल बहुत बारीक होंगे, यानी कि उस चट्टान के कण बहुत बारीक होंगे। और अगर लावा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उस आग्नेय चट्टान के कण भी मोटे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आगे वाला पॉइंट यही है कि इसका निर्माण लावा के ठंडे होकर घनीभूत होने से होता है। क्लियर है? अब इसका निर्माण जो है वो तीन तरह की, इसकी जो आग्नेय चट्टान है इसके जो कण है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत महीन कण वाली आग्नेय, एक होती है मध्यम कण वाली आग्नेय, और एक होती है मोटे कण वाली आग्नेय। अब इसको समझिए आप, अगर धरातल पर ये पहुंच रही है, ये लावा धरातल पर पहुंच रहा, तो ये क्या होगा? तीव्रता से ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा इसकी तुलना में। तो जब तीव्रता से ये ठंडा होगा तो क्या होगा? इसके कण कैसे होंगे? महीन कण होंगे इस चट्टानों के। और अगर यहाँ पे ठंडा हो रहा है, थोड़ी गहराई में ठंडा हो रहा है, तो मध्यम आकार वाले कण होंगे, और ज़्यादा गहराई में ठंडा हो रहा है तो दोस्तों ये क्या हुआ है? बहुत धीरे धीरे ठंडा हुआ है, तो इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे? आकार में मोटे होंगे। ये कुछ आग्नेय चट्टानों के उदाहरण दिए गए हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, इसके अलावा पिग्मेटाइट, ये कुछ आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये अपन ने पढ़ी जो निर्माण पद्धति के आधार पर चट्टानों का जो प्रारंभिक रूप है, जिसे इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान कहा जाता है, इसके बारे में। अब देखते हैं अपन सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक चट्टानों के यानी कि अवसादी चट्टान के बारे में। तो दोस्तों सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी जो चट्टान है उसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहा जाता है। सेडिमेंट्री जो शब्द है वो सेडिमेंट्स से बना है। किससे बना है? सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ओके दोस्तों, अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये क्या है? आपका धरातल है, और धरातल के ऊपर कोई चट्टान बनी, जैसे ये मान लीजिए आपकी आग्नेय चट्टान बनी, और ये आपका क्या था? पृथ्वी का धरातल था। आग्नेय चट्टान कैसे बनी? लावा के उद्गार से आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया। आग्नेय चट्टान का निर्माण होने के बाद में जो बहिर्जनिक शक्तियां हैं, कौन सी दोस्तों? बहिर्जनिक शक्तियां। बहिर्जनिक शक्तियों का मतलब होता है जो बाहर से फोर्सेज लगते हैं, इन चट्टानों को जो तोड़ने का काम करता है, इनके अपक्षय का काम करता है। और ये कौन करता है? यानी कि बहिर्जनिक अगर शक्तियों की बात करें तो इसमें होता है पवन, इसके अलावा जल, इसके अलावा तापमान, ये सब क्या है? बहिर्जनिक शक्तियां हैं। यानी कि तापमान क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए तापमान अधिक होगा और कम होगा, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा कम होगा, तो चट्टानें क्या होगी? टेम्परेचर कम होने पर सिकुड़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ जाने पर चट्टानें क्या होगी? फैलेगी। तो इनमें क्या होगा? संकुचन होगा, फैलाव होगा, संकुचन होगा, फैलाव होगा, तो इनमें क्रैक्स आ जाएंगे, इनमें दरारें पड़ जाएगी। चट्टानें जब फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो क्या होगा? इनमें क्रैक्स आ जाएंगे, ये चट्टानें टूटने लगेगी, इनका अपक्षय होने लगेगा। और जैसे ही इनका अपक्षय होगा, यानी कि ये चट्टानें टूटने लगेगी, अलग अलग भागों में विभाजित होगी, तो बहता हुआ जल है,
या फिर बहती हुई पवन है, जो तीव्र गति से पवन चल रही है या तेज गति से जो जल बह रहा है। ये बहता हुआ जल क्या करता है दोस्तों, इस टूटे जो क्रैक्स आए थे, इसमें जो डिवाइड हो गई थी ये चट्टान, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वर्षण की वजह से, एक वर्षण भी कह सकते हैं, वर्षण की वजह से भी क्रैक्स आते हैं, यानी चट्टानें टूटती है। तो ये क्या करेगा, बहता हुआ जल क्या करेगा, इसे अपरदित करके ले जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसे परिवहित करके ले जाएगा, क्योंकि अब इसे जल जो है अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम है। तो इस चट्टान को बहाकर जल ले जाएगा और दूसरी जगह जहां पर जल का वेग कम हो जाएगा, जब जल धीरे बहने लगेगा तो ये क्या करेगा, इस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लग जाएगा। इस सेडिमेंट्स वही बात कर रहे हैं अपन, सेडिमेंट्स मतलब मूल रूप से चट्टानों को, जो टूटे हुए पदार्थ है उनको बहाकर दूसरी जगह डिपॉजिट करना, जमा करना। तो जो जल है, बहता हुआ जल है, जब ये चट्टान टूटने लगी थी इसको अपने साथ में क्या करके लाया, बहा कर लाया है। और जहां पे समतल क्षेत्र आएगा, जहां पे पानी का वेग कम होगा, वहीं पे क्या करेगा, इनको ये जमा कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, यानी कि जो कण आए थे वो यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ से यहाँ पर। फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर दोबारा से फिर डिपॉजिट होगा, फिर ऊपर डिपॉजिट होगा, यानी कि पूरी की पूरी जब तक ये समतल नहीं हो जाती तब तक जल अपना काम करता रहेगा, यानी कि इस चट्टान को तोड़कर आगे ले जाकर जमा करता रहेगा जब तक कि ये दोनों क्षेत्र समतल नहीं हो जाएंगे। और जब ये दोनों क्षेत्र समतल होंगे तो दोस्तों देखो, यहां पर जो पहली परत जमा हुई थी, अब एक्चुअल में अगर अपन देखें तो कठोर आग्नेय चट्टान जितनी कठोर तो हो ही नहीं सकती ना ये, क्योंकि आग्नेय चट्टान जो होती है वो संगठित चट्टान होती है, जबकि ये क्या हुई है, इसका यहाँ पे अपक्षय हो गया, ये टूट गई। टूटने के बाद में फिर छोटे छोटे भागों में विभाजित होके जो जल है उसके द्वारा अपरदित होके आई है। तो ये क्या है, छोटे छोटे कणों में है। लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर लगता है, जब ऊपर वाली परतों का इस पे प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, तो फिर क्या हो जाती है, जो नीचे वाला भाग है ये क्या हो जाता है, सेल का रूप ले लेता है। किसका रूप, चट्टान का रूप। अगर किसी चीज को जबरदस्त प्रेशर से अगर उसे दबाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से उसके कण क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो एक चट्टान का रूप वो ले लेगी यहाँ पर, है ना। लेकिन ये जो चट्टान बनेगी ये इतनी कठोर नहीं होगी जितनी आग्नेय चट्टान थी, अपनी इग्नियस चट्टान थी उतनी कठोर नहीं होगी। ये एक कोमल चट्टान होगी जिसे आप नाखून से भी कुरेद सकते हैं। इस प्रकार की चट्टान का निर्माण होगा। क्लियर है। और इस प्रक्रिया को जो परत के ऊपर परत जमाकर एक जो है संस्तर का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, शिलीभवन कहते हैं। क्लियर है। लिथिफिकेशन कहा जाता है जब जो बहता हुआ जल हो या फिर बहती हुई पवन हो, यह क्या करती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो टूटे हुए कण होते हैं, इनको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट कर देते हैं और एक परत के रूप में इसे जमा कर देते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण। यानी कि एक तो ये यांत्रिक रूप से होता है। यांत्रिक रूप से मतलब बाहरी ताकतें जैसे कि जल के द्वारा या फिर टेम्परेचर के द्वारा, इस प्रकार से होता है। या फिर ये कार्बनिक रूप से भी। अब दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर ये जो है, ये जो चट्टान यहाँ से टूटकर जा रही है, तो इस चट्टान पर कहीं ना कहीं पौधे, घास फूस ये भी उगी हुई होगी। रास्ते में भी पौधे वगैरह सेडिमेंट्स रखे हुए होंगे, यानी कि जीवों के अवशेष यहाँ पर भी रखे हुए होंगे। तो ये सब के सब बहकर इसके साथ में चले जाएंगे, है ना। और बहकर इसके साथ में जाएंगे तो इसके ऊपर और परत जमा होगी, तो क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने पर ये क्या करेंगे, दूसरा रूप ले लेंगे। तो इस प्रकार से यांत्रिक रूप से भी होता है, जिसे बालूकास्म या चूना पत्थर। इसके अलावा कार्बनिक रूप से भी होता है, कोयला, गिजाराइट वगैरह। या फिर रासायनिक रूप से, यानी कि जल के द्वारा भी इस प्रकार का जल जो है वो अनेक चट्टानों में जल योजन होकर अनेक रासायनिक क्रियाएं करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उस तरीके से चूना पत्थर और पोटास, इस प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण भी हो सकता है। तो दोस्तों ये दो चट्टानों के बारे में अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं तीसरी जो चट्टान है वो कौन सी है, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन ने इग्नियस पढ़ी, सेडिमेंट्री पढ़ी, अब अपन पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानें। दोस्तों कायांतरित जो शब्द है इसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन, यानी कि काया में परिवर्तन। आपने डायलॉग सुना होगा, माया बदल दूंगा मैं तेरी काया, अक्षय कुमार का कुछ ऐसा डायलॉग था। तो यानी कि काया में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, कायांतरण। यानी कि किसी काया, किसी व्यक्ति की स्वरूप, उसका बाहरी जो रूप है, फिजिकली जो रूप है, वो परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, कायांतरण, कायांतरित शैली कहलाती है। और इसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। अच्छा, ये रूप में परिवर्तन करता कौन है? देखिए एक चीज समझते हैं अपन, क्या होता है, जैसे कि ये आपका क्या है,
धरातल है। धरातल में क्या होता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो क्या बन जाती है, आग्नेय चट्टान बन जाती है। क्लियर है। फिर इस आग्नेय चट्टान के अपगठन उसके परिवहन से यानी बहिर्जनित ताकतों के द्वारा इसका अपगठन कर दिया जाता है, इसे परिवहित किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाया जाता है। और जब बहाकर ले जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। कौन सी रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री, यानी कि आपकी अवसादी चट्टान बन जाती है। जैसे ये क्या होगा दोस्तों, इस परत के रूप में जब ये जमा होगी तो परत के ऊपर क्या होगा, परत जमा होगी। तो जैसे परत के ऊपर परत जमा होगी तो दोस्तों नीचे वाली जो चट्टान थी, नीचे वाली जो परत थी, इस पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। क्या दोस्तों, दबाव पड़ रहा है सर, पड़ रहा है ना। ऊपर वाली चट्टानों का क्या पड़ेगा, ऊपर वाली परतों का क्या पड़ेगा, प्रेशर इस पे पड़ेगा। दूसरा क्या होगा दोस्तों, ये जो रॉक्स है, ये नीचे वाली जो परत थी, ये किसके संपर्क में आ गई, ये किसके पास में आ गई, लावा के पास में आ गई। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोल्टन मैग्मा है, लावा है, तो तापमान का भी फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा सर, तापमान में भी चेंजेज आएगा, आएगा। तीसरा, आयतन में भी चेंजेज आएगा। आयतन में कैसे चेंजेज आएगा, यानी कि घनत्व में कैसे चेंजेज आएगा। अगर अपन देखेंगे, अगर एक मिट्टी जो है खुली अवस्था में है, बाहर की ओर है, तो वो क्या रहेगी, फैलकर रहेगी आराम से। लेकिन अगर किसी उस मिट्टी के ऊपर अगर अपन प्रेशर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, चिपक जाएगी। तो आयतन उसका, घनत्व उसका बढ़ जाएगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो तीनों में चेंजेज आएगा, तापमान में, दबाव में और आयतन में। और तीनों को जो चेंजेज आता है वही दोस्तों क्या करते हैं, इन चट्टानों के स्वरूप को चेंज करते हैं। PVT यानी कि आपका क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तीनों एजेंट ऐसे हैं जो चट्टानों के काया में चेंज करते हैं, चट्टानों के रूप में बदलाव लाते हैं। कौन कौन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि आयतन, दाब और घनत्व। अब तीनों चीज़ें मैंने बता दी, दबाव कैसे दबाव कैसे लगेगा, तापमान कैसे लगेगा और आयतन जो है वो कैसे चेंज होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, जब ये PVT काम करते हैं, यानी कि तापमान, दाब और आयतन जब काम करते हैं, तो चट्टानों में, चट्टानें जो होती है, जो सेलें होती है, उनका पुनः संगठन होना शुरू हो जाता है, पुनः क्रिस्टलन होना शुरू हो जाता है। अब ये देखो, अब एक बार इसको देख लेते हैं, पुनः संगठन क्या होता है या पुनः क्रिस्टलीकरण क्या होता है। दोस्तों देखिए, अब ये चट्टान थी कोई, है ना, तो ये क्या थी, जैसे आग्नेय चट्टान थी, ये छोटे छोटे भागों में टूट गई ना, छोटे छोटे भागों में। अब इसके कण क्या हो गए, क्रिस्टल क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए। पहले एक चट्टान थी, है ना, इस चट्टान पर तापमान के कम ज़्यादा होने से, वर्षण के होने से चट्टान छोटे छोटे भागों में टूट गई, कुछ ऐसी अवस्था में आ गई। ऐसी अवस्था में आने पर इसके ऊपर दूसरी जो परतें बिछी, जो अपन ने यहाँ पे देखा, तो ये परतें बिछी तो क्या हुआ, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से क्या हो गया, इसकी संरचना में बदलाव आ गए। यानी कि जो कण छोटे छोटे थे, अब वो कण क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए। यानी कि जो कण थे उनमें चेंज आ गया, उनके संगठन में बदलाव आ गया। इसके अलावा इसकी जो रासायनिक संरचना है उसमें भी चेंजेज आ जाता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो ये इस प्रकार का, यानी कि एक चट्टान का दोबारा से संगठित होना, दूसरे तरीके से वो विकसित होना, वही क्या कहलाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण या पुनः संगठन कहलाता है। तो ये दो प्रकार से होता है दोस्तों। कितने प्रकार से होता है चट्टानों का, जो पुनः क्रिस्टलीकरण होगा तभी तो कायांतरण होगा, चट्टानों का रूप में बदलाव तभी तो आएगा जब उनका क्रिस्टलीकरण होगा, पुनः क्रिस्टलीकरण होगा, वो दोबारा से एक नए रूप में संगठित होगी, तभी तो उसका रूप चेंज होगा। और ये रूप चेंज करने वाले एजेंट कौन है, तापमान, दबाव और आयतन, ये तीनों करते हैं। और ये तीनों कैसे करते हैं, ये अपन ने अभी यहाँ पर समझा है। अब ये चट्टानों का जो पुनः संगठन होता है, यानी कि ये जो तीनों एजेंट काम करते हैं, है ना, ये दो तरीके से काम करते हैं। कैसे करते हैं, एक तो गतिशील कायांतरण होता है, एक उष्मीय कायांतरण होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, गतिशील कायांतरण और उष्मीय कायांतरण। अच्छा, इसको समझते हैं, ये क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों आपका सिलेबस भी आ चुका है, सिलेबस भी आपका बिल्कुल वही है जो अपन पढ़ रहे हैं। यानी कि सिलेबस, आप ये मत सोचिए कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं 11th क्लास। दोस्तों एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों जो है बुक एक ही है, दोनों 11th ज्योग्राफी की बुक सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। हाँ, 12th एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। तो 12th एनसीईआरटी अलग है, 12th आरबीएससी अलग है। अपने को करना है आरबीएससी का अध्ययन, है ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जारी की जाती है उस पुस्तक का अध्ययन करना है। और ये 11th में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सेम एनसीईआरटी सेम आरबीएससी, दोनों बुक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो चट्टानों का पुनः संगठन या पुनः क्रिस्टलीकरण होता है वो दो तरीकों से होता है। एक होता है गतिशील कायांतरण। गतिशील कायांतरण तो सीधा सा है,
बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। इस प्रकार का यानी चट्टानों का इस प्रकार संगठित होना, पुनः संगठित होना, जिसमें किसी तरीके से क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जो रसायन पहले होते हैं, जो मैटर पहले होता है, सेम वही बाद में होता है। यानी कि अक्सर अगर चट्टानें टूट जाती है, घिस जाती है, पिस जाती है, तो क्या हो जाता है, उनके स्वरूप में चेंज आ जाता है। और इस स्वरूप में चेंज होने पर क्या होता है, किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं आते। अच्छा, दूसरा आता है आपका उष्मीय कायांतरण। उष्मीय कायांतरण दो प्रकार का होता है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। अच्छा, देखते हैं क्या होता है, संपर्क कायांतरण क्या होता है और प्रादेशिक कायांतरण क्या होता है। ये फिर से वही आपका क्रस्ट यानी कि धरातल, और यहाँ पर आप लोग रहते हो, ये आप हो, और ये क्या कर रहे हो दोस्तों, आप डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या है, मोल्टन मैग्मा है, लावा है, बार बार बता रहा हूँ, दुर्बल मंडल में लावा है ना। ये बाहर जब आता है, जब ये एक बाहर आता है, तो कभी कभार क्या होता है, धरातल की जो पास वाली चट्टानें हैं, चट्टानों के पास से आएगा नहीं, तो ये जो चट्टानें हैं, जहाँ से लावा उसके पास से निकल रहा है, तो आसपास वाली चट्टानों के संपर्क में आएगा लावा, वो चट्टानें लावे से संपर्क में आएगी ना। तो अब लावा क्या है, टेम्परेचर हाई है, इसका तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा है, तापमान इसका ज़्यादा है। तो पास में जो चट्टानें संपर्क में आएगी, उनका तापमान भी बढ़ जाएगा, जो इसके संपर्क में आएगी। और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होगा क्या, उनमें चेंज आएगा क्या, उनमें बदलाव आएगा क्या, उनके संगठन में, उनकी संरचना में चेंजेज आएगा क्या? जी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि जब लावा के संपर्क में आ रही है चट्टानें, तो क्या होगी, या तो वो भी लावा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, या फिर उनके संगठन में बदलाव आ जाएगा, उनकी रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाएगा। तो ये तो कौन सा होता है, संपर्क कायांतरण। एक क्या होता है, प्रादेशिक कायांतरण। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने ये देखा था, पहले वाले उदाहरण पे चलते हैं, ये आपकी आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान से अपघटन हुआ और जल के द्वारा अपरदित की गई और यहाँ पे डिपॉजिट की गई, फिर यहाँ पे लगातार लावा का उद्गार हो रहा है और यहाँ पे ये डिपॉजिट होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, नीचे वाली जो परत है, ये क्या हो रहा है, इस परत में टेम्परेचर नीचे जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऊपर परतें जमा होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से घनत्व भी इसका बढ़ जाएगा। और ऐसे इस प्रकार से क्या होगा, फिर ये चट्टान क्या हो जाएगी, इसका रासायनिक या पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, और ये क्या होता है, प्रादेशिक कायांतरण होता है। उष्मीय संपर्क में आएगा ना, ये उष्मा के संपर्क में आ रहा है, दुर्लभता मंडल के संपर्क में आ रहा है ना, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रादेशिक कायांतरण हो गया। लेकिन ये उष्मीय कायांतरण ही है। दूसरा आपका संपर्क कायांतरण था, ये भी क्या था, उष्मीय कायांतरण ही था। तो इस प्रकार से चट्टानों में क्या होता है, उनकी काया में, उनके स्वरूप में चेंजेज आता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक सेल या फिर कायांतरण चट्टान कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, कायांतरण सेलें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। जब ये चट्टानों का क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण जब होता है, चट्टानों का जब पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, तो चट्टानें क्या होती है, ऐसे लहरनुमा आकृति में विकसित हो जाती है। आप पत्थर उठाओगे, आप देखोगे तो उस पत्थर में क्या है, इस प्रकार की एक आकृतियां, एक रेखांकन, यानी कि ऊपर देखेंगे तो आप हल्के रंग की एक आकृति है, फिर उसके नीचे एक थोड़ा सा अलग रंग की आकृति है, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, उसमें एक अलग अलग प्रकार की आकृतियां विकसित होगी। जिन चट्टानों में एक लहरनुमा या एक अलग प्रकार की संरचना या रेखाएं विकसित होती है, उसे कहते हैं पत्रित शैलें। क्या कहते हैं, पत्रित शैलें। और जिनमें कोई संरचना नहीं होती, जो किसी प्रकार की एक रेखा का निर्माण नहीं करती या अलग अलग परतों का निर्माण नहीं करती, वो क्या होती है, अपत्रित शैलें होती है। दोस्तों घबराना नहीं है, देखना है आपको। आप अगर किसी चट्टान को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको दिखेगा उस चट्टान में कि यहाँ पे उसमें एक अलग परत है, फिर उसके नीचे एक अलग परत है, उसके नीचे एक अलग परत है। इस प्रकार की अलग अलग परतें, संस्तर हमें दिखाई देते हैं। जो संस्तर दिखाई देते हैं वही पत्रित शैलें कहलाती हैं। और जिनमें संस्तर नहीं होते हैं, जिनमें कुछ प्रकार की, किसी प्रकार की कोई रेखाएं या आकृति नहीं दिखती, वो कौन सी होती है, अपत्रित शैलें होती हैं। दोस्तों जब चट्टानों में इस प्रकार की रेखाएं बनती है, तो ये क्या हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये हल्के रंग की है, कैसे रंग की है, हल्के रंग की है, यहाँ पर एक गहरे रंग की रेखा थी, फिर हल्के रंग की रेखा थी। तो इस प्रकार से अलग अलग रंगों की जब रेखाएं बनती है, तो इस चट्टान को जो अपन कहेंगे ना, वो क्या कहेंगे, बेंडेड जो सेल है वो कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंडेड सेल, बेंडेड सेल।
अच्छा, पत्रित सेल और बेंडेड सेल बिल्कुल सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। जिन चट्टानों में लहरदार या रेखाएं या संरचना होगी या संस्तर होंगे, परतें होगी, वो पत्रित सेलें कहलाएगी। और जिस सेल में हल्के गहरे रंग की ऐसी रेखाएं या परतें होगी उसे बेंडेड सेल कहा जाएगा। ये आपकी हो गई कायांतरित चट्टानें। अब अपना जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है वो दोस्तों वो है चट्टानों का चक्र, यानी कि इन सेलों का चक्र, सेल चक्र जिसे अपन कहते हैं। अब इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट जो बचा है वो बचा है सेली चक्र, यानी कि रॉक्स साइकिल। दोस्तों सेली चक्र क्या होता है? चट्टानें कभी भी अपनी एक अवस्था में नहीं रहती, कि ऐसे नहीं कि आग्नेय चट्टान जो तैयार हो गई बन गई है तो हमेशा आग्नेय बन के रहेगी, कि नहीं मैं तो इग्नियस रॉक्स हूँ तो मैं हमेशा आग्नेय ही बन के रहूंगी। नहीं रहती। अवसादी चट्टान भी अवसादी नहीं रहती। लगातार चट्टानें क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। देखो कैसे होती है, जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे क्या है कि एक क्या है, लावा है, मोल्टन मैग्मा है, लावा है। और जब यहाँ पे इस लावा से जो चट्टान बन रही है वो कौन सी बन रही है? आग्नेय बन रही है। और दोस्तों इसी आग्नेय के अपक्ष होने के बाद में, यानी कि टूटने के बाद में जो चट्टान तैयार हो रही है वो सेडामेंट्री हो रही है। और उसी सेडामेंट्री का जब कायांतरण हो जाता है तो वो कायांतरित चट्टान हो जाती है। पुनः क्रिस्टलीकरण जब हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? कायांतरित चट्टान हो जाती है। मीन्स ये है कि कोई भी चट्टान अपनी मूल रूप में नहीं रहती, एक साइकिल के रूप में काम करती रहती है, एक चक्र के रूप में चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ आपको याद ध्यान रखनी है कि प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? प्राथमिक सेल कहेंगे बेटा जी आग्नेय चट्टान को, क्योंकि आग्नेय चट्टान किससे बनती है? लावा से बनती है। सबसे पहली बार चट्टान का निर्माण किसका होता है? आग्नेय चट्टान का होता है। आग्नेय चट्टान से दोनों दूसरी चट्टानें बनती है। और दोनों दूसरी चट्टानें कौन कौन सी? एक तो है अवसादी और दूसरी कौन सी है? कायांतरित। ये दोनों चट्टानें बनती है। अब ये जरूरी नहीं कि आप आग्नेय चट्टान से अवसादी बनेगी फिर अवसादी से कायांतरित चट्टानें बनेगी। आग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित भी बन सकती है, अवसादी भी बन सकती है, अवसादी से कायांतरित भी बन सकती है। लेकिन पहली बार जो चट्टान बनेगी वो किससे बनेगी? लावा से बनेगी दोस्तों, लावा से। किससे बनेगी? लावा से बनेगी। और लावा से बनने वाली चट्टान कौन सी होगी? आग्नेय चट्टान। और इसी को अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक चट्टान कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। और फिर इसी सेल से क्या होगे? अवसादी चट्टानें बनती है और इसी सेल से क्या बनती है? कायांतरित चट्टानें बनती है। जब कायांतरण हो जाता है, जब जैसे आग्नेय चट्टान बनी, एक अपन उदाहरण देख लेते हैं। कैसे देखते हैं उदाहरण? ये यहां से स्टार्ट करते हैं। लावा है, लावा के निकलने से क्या बनी दोस्तों? आग्नेय चट्टान बन गई। आग्नेय चट्टान में क्या हुआ? तापमान में कम ज्यादा होने की वजह से आग्नेय चट्टान में फैलाव हुआ, संकुचन हुआ। क्लियर है? वर्षा के ऊपर से मार पड़ी, बारिश बरसी तो बूंदों की मार पड़ी, तो ये चट्टान क्या हो गई? टूट गई, बिखर गई। टूट गई, बिखर गई तो फिर क्या हुआ? प्रवाहित जल इसको बहा कर ले गया। इस टूटने के बाद में प्रवाहित जल, बहता हुआ जल क्या कर रहा है? इसे बहा कर ले जाता है, बहा कर ले जाता है। तो क्या हो जाता है? ये एक कणों के रूप में जमा हो जाती है। फिर जब दूसरा फिर इसके ऊपर परत जमा होती है तो नीचे वाले पे क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसका डेंसिटी, घनत्व, आयतन बढ़ जाता है। तो जब आयतन बढ़ जाता है तो क्या होता है? इसका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, चेंज आ जाता है इसके रूप में। जैसे यहाँ पे टूटी तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, है ना, यानी कि अवसादी चट्टान बन गई। अवसादी चट्टान बनने के बाद में क्या बन गई? कायांतरित चट्टान बन गई। और कायांतरित, जब एक चीज का ध्यान रखिए आप लोग कि चट्टानें जब बनती है ना तो वो गहराई में जाती रहती है। कैसे जाती रहती है? हमेशा लावा पृथ्वी में उद्गार होता है। क्या होता है? लावा का उद्गार पृथ्वी पर हमेशा होता रहता है ना। अब ये लावा हमेशा, ये जो आग्नेय चट्टान है वो हमेशा टूटती रहती है। अब जब टूटती रहती है तो नीचे वाली जो परतें हैं वो गहराई में जाती रहती है और इन परतों के ऊपर और परतें बनती जाती है इस तरीके से। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो चट्टान है ये कहाँ चली जाती है? मोल्टन मैग्मा के बिल्कुल अंदर चली जाती है, क्योंकि परत के ऊपर परत बनती जाती है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होता रहता है। और नीचे वाली परत है वो गहराई में जाने की वजह से तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ जाने के बाद में अंततः इस चट्टान से क्या बन जाता है दोस्तों? वापस इससे क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। समझ गए ना? यानी कि चट्टान से लावा, लावा से चट्टान, चट्टान से लावा, लावा से चट्टान। अब लेकिन ये लावा से चट्टान और चट्टान से जो लावा बन रहा है, तो लावा से जो चट्टान बन रहा है, चट्टान में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान बन रही है। और एटलीस्ट ये सब क्या बन जाता है? फिर से लावा बन जाता है। फिर लावा से क्या बन जाती है? आग्नेय चट्टान बन जाती है। इस तरीके से इन चट्टानों के बीच में एक साइकिल, एक चक्र चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सेली चक्र कहते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान है, लावा से निर्मित होने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान है, कठोर चट्टान आग्नेय चट्टान है, और जो मुलायम चट्टान है वो अवसादी चट्टान है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? जी क्लियर है।
तो दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुई, जिसमें अपन ने पढ़ा सेलें और खनिजों के बारे में। अब अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक